जय हिंद। आज वीडियो में हम लोग राधिका मैम के ये रेलवे सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान को स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बुक का बायोलॉजी को स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये बुक जो है रेलवे के सभी एग्जामों के लिए ये संभावित प्रश्न, इसमें क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो इसको ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। और इसका जो पिछला पार्ट बायोलॉजी का था तो उसका भी अगर नहीं देखें तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाके उसको भी देख लीजिएगा। और बाद में इसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये जो है रसायन विज्ञान जो है, तो ये 1 से 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगा इसको, और बाकी जो बचेगा ये फिजिक्स को भी 1 से 2 वीडियो में भी उसको भी कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री का पहला जो पार्ट है, वो पहला जो अध्याय है वो रसायन विज्ञान एक परिचय है। तो इसको हम लोग देखते हैं। पहले पहला जो है वो मैटर से स्टार्ट किया हुआ है, यानी पदार्थ से। 1 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। इनमें से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो ये ठोस में होते हैं। आगे हैं 2 नंबर में, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर में जो है, ये पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। और बी नंबर है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। इनमें से क्या सही है, तो इनमें से क्या सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। व्यवस्थित तरीके से ये विन्यासित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है। अब अभी तक जो वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है, तो ये कितने तय की गई है, तो ये 5 किया गया है। आगे है, खाली जगह विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। खाली जगह विसरण अत्यधिक तीव्रता, तो किसमें होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, किसमें होते हैं इसमें, तो ये द्रवों में जो विसरण सबसे अधिक तीव्रता से होते हैं, तेजी गति से होते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है, तो ए नंबर में जो दिया है, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो ये कथन गलत है। पदार्थ के कण जो होते हैं वो हमेशा गतिशील रहते हैं। आगे हैं 7 नंबर में, एक अशुद्ध पदार्थ है। इनमें से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। कौन सा शुद्ध पदार्थ है इसमें से, तो ये मीथेन जो है ये शुद्ध पदार्थ है। आगे हैं पदार्थों के वर्गीकरण, यानी यौगिक, मिश्रण और विलयन। 8 नंबर है, मिश्रण प्राकृतिक में खाली जगह हो सकते हैं। मिश्रण प्राकृतिक में किस प्रकार से हो सकते हैं ये, तो ये समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं प्राकृतिक में। आगे 9 नंबर में है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। मिश्र धातु किसका उदाहरण है ये, तो ये है ठोस विलयन का। आगे 10 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सा है, तो ये आपका दूध हो जाएगा। आगे है, सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है खाली जगह पदार्थ। कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है, तो ये जो है ये कोलाइड पदार्थ। आगे 12 नंबर में, हवा एक खाली जगह है। हवा क्या होता है, हवा जो होते हैं दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण होते हैं। हवा जो होते हैं दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण होते हैं हवा। आगे हैं 13 नंबर में, वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं, ब्लैक पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, खाली जगह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं सस्पेंशन। क्या कहलाते हैं ये सस्पेंशन कहलाते हैं। आगे हैं 14 नंबर में, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। कौन नहीं करता है ये, तो ये करता है, इसकी संरचना तय नहीं है। इसकी संरचना तय नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है 15 नंबर में, जब 2 तरल पदार्थ एक दूसरे से घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं तो वो कहते हैं अमिश्रणीय कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
16 नंबर है शक्कर के घोल में शक्कर एक खाली जगह है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या होते हैं? एक। तो शक्कर के घोल में शक्कर घुला हुआ पदार्थ होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 17 नंबर है खाली जगह एक यौगिक है, इनमें से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लेड जो है ये आपका यौगिक है। आगे हैं 18 नंबर में रेत और चीनी का मिश्रण खाली जगह का उदाहरण है। रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है ये? तो ये जो है विजातीय मिश्रण, यानी कि एक जात का ये मिश्रण नहीं है। आगे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अब है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। 19 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये हो जाएगा पदार्थों का क्विनन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे है इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से भी बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो मक्खन का खट्टा होना ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। आगे है कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसमें भी बताना है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें से एक पदार्थ से कुछ नया पदार्थ बनता है और फिर उसको वापस उसी पदार्थ में नहीं परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि बर्फ़ को अगर हम पानी को बर्फ़ बनाते हैं तो पानी को बर्फ़ बनने के बाद बर्फ़ को फिर से हम पानी बना सकते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनने के बाद फिर से वो पुनः अपनी अवस्था में नहीं ला सकते हैं, तो उसको कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर पतन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 23 नंबर में उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था यानी सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या नाम है? उस प्रक्रिया का नाम है आपका डिपोजिशन। ये कहा जाता है उसको डिपोजिशन। आगे है 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो कौन मदद करता है इसमें? तो ये जो करता है ये सभी विकल्प, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग बदलना। अगर इन सारे में अगर कुछ पदार्थ में कुछ दिखाई दे रहा है तो हमें वो पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि किसी पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, कि गैस का उत्सर्जन हो रहा है या फिर रंग बदल रहा है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो रासायनिक परिवर्तन है? तो ये हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तित होना। दूध का दही में परिवर्तित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे हैं 26 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये बर्फ का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। अब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता? तो किस नियम में कहता है ये? तो ये कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम में ये कहा जाता है। आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण खाली जगह के अनुरूप होते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण खाली जगह के अनुरूप होते हैं। किसके अनुरूप होते हैं? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होते हैं। आगे है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग परिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है स्थिर अनुपात का नियम। 30 नंबर है निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ये किया था जोसेफ प्रोस्ट ने किया था। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह खाली जगह के नियम के साथ सम्मिलित होते हैं। तो किसमें होते हैं ये? तो ये जो होते हैं ये लगातार
लगातार समानुपाती में, लगातार समानुपाती में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित या स्थिर अनुपात ज्ञात कीजिए। कितना होता है अमोनिया में? तो ये जो होते हैं ये 14:3 होते हैं, 14:3। आगे CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात खाली जगह होते हैं। तो कितने होते हैं इसमें? तो इसमें जो होते हैं 5:2 होते हैं। आगे पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन खाली जगह द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो कितने होते हैं इसमें? जो होते हैं ये 1:8 में होते हैं, 1:8 में। आगे हैं अमोनिया में N2 और H2 का द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। तो कितने होते हैं? तो इसमें जो होते हैं ये 14:3 में होते हैं। आगे हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित होते हैं ये? तो ये जो होते हैं रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होते हैं। आगे है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो किसके लिए करता है ये करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है 38 नंबर में परमाणु निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ये है आपका, ये सभी पदार्थ छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसने परमाणु की विभाज्यता के बारे में बताया? किसने बताया है? तो ये बताया है डाल्टन ने बताया था। आगे किस वैज्ञानिक ने पदार्थ के प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? किसने किया था? तो ये जॉन डाल्टन ने किया था। आगे है अणु या परमाणु तत्व की प्रतिष्ठा मात्रा। 41 नंबर है निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो किसमें होते हैं ये? तो ये जो होते हैं ये सल्फर में होते हैं, सल्फर में। आगे हैं Al2SO4 का होल 3 में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो ये हो जाएगा 56.1%, 56.1%। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं शब्द परमाणु को किसने खोजा? शब्द परमाणु को किसने खोजा था ये? तो ये जो खोजा था डेमोक्रिटस ने खोजा था। आगे परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर खाली जगह बन जाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बन जाते हैं ये? तो ये जो बन जाते हैं ये अणु बन जाते हैं। आगे हैं जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो कितने अणु उपस्थित होते हैं इसमें? तो ये 5 होते हैं। आगे हैं अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होते हैं इसमें? तो ये होते हैं 6। आगे मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? यानी CNO के परमाणु भार क्रमशः 12, 14, 16 हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका NO हो जाएगा। आगे निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं H2SO4 में होते हैं। आगे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान खाली जगह है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ये होते हैं आपका 40 होते हैं। आगे NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो होते हैं 35% होते हैं। आगे CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितने होते हैं? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितने होते हैं? तो ये होते हैं 27.3%। आगे एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशत खाली जगह है। तो कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं 11.11%, 11.11% होते हैं। आगे हैं खाली जगह पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसकी स्वतंत्रता अस्तित्व है। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका परमाणु का पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं अणु शब्द से
परिचय खाली जगह द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। तो किसने कराया गया था, किसके द्वारा? ये जो कराया गया था महर्षि कणाद के द्वारा कराया गया था। आगे है अणु का गठन करने वाला इसके रूप में जाना जाता है। किसके रूप में ये जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। आगे है एक खाली जगह को किसी खाली जगह के हिस्से या एक यौगिक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा अणु तत्व सबसे छोटा, ये हो जाएगा। यानी कि एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व सक्षम और तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे CaOH Hol2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? कितने परमाणु मौजूद होते हैं इसमें? तो ये 5 होते हैं। आगे CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात खाली जगह में मौजूद होते हैं। कितने होते हैं इसमें? तो ये 3:8 में, 3:8। आगे है मोल संकल्पना एवोगैड्रो संख्या। 60 नंबर है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रम से खाली जगह है। तो कितने होते हैं इसमें? तो ये होते हैं 12 U और 1 U में। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे हैं ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान खाली जगह है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ये जो होते हैं 5.3 × 10⁻⁻23 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है मैग्नीशियम के 144 ग्राम में खाली जगह ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं ये 6 होते हैं। आगे हैं 273 केल्विन पर 1 dmq क्षमता के एक पात्र दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? कौन सा न्यूनतम दाब डालेगी इसमें से? तो ये डालेगी ये 0.0355 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 g/cc है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा NH3 के 0.1 मोल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम अणुओं में की संख्या होगी, कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे है SO4 के 0.6 अणु में सल्फर कितने परमाणु मौजूद होते हैं? कितने परमाणु मौजूद हैं? तो ये जो है ये 3.613 × 10⁻23। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है एक समीकरण ऊपर में दिया गया है, समीकरण को ध्यान दें। उक्त समीकरण से संतुलन हेतु HCl की मोल्स की आवश्यकता होती है। तो किस HCl की मोल की आवश्यकता कितने हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आगे ऑक्सीजन के 0.3 मोल की द्रव्यमान क्या होगा? ऑक्सीजन के 0.3 मोल के द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका 9.6 ग्राम, 9.6 ग्राम। आगे है 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या खाली जगह है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5। आगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल 1 मोल में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो कितने होते हैं ये? तो ये जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के खाली जगह परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं 6.022 × 10⁻23 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं
यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजन का अनुभार क्या है? ओजन का अनुभार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 48 ग्राम पर मोल, 48 ग्राम पर मोल। आगे रसायन शास्त्र में कण यानी मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? तो ये किसने कराया था? तो ये विल्हेम ऑस्टवाल्ड ने कराया था। आगे है रसायनिज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है? इस रसायनिज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या होता है? तो उसके लिए जो होते हैं ये मोल में गणना किया जाता है इसमें। आगे है एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्युमिनियम का 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी, कितनी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 2। आगे है मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, यह पदार्थ के ग्राम अणुओं द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ये पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे है 78 नंबर में N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। तो कि इसका गणना कितना हो जाएगा? तो ये जो होगा ये 14 ग्राम होगा। आगे किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है? कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। आगे हैं किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को खाली जगह संख्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। आगे हैं 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या खाली जगह है। तो कितने होते हैं इसमें? तो ये हो जाएंगे 5। आगे हैं एसिटिक एसिड के 1 मोल में ऑक्सीजन के खाली जगह परमाणु मौजूद होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं ये 2 हो जाएंगे इसमें। आगे हैं सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? सोडियम के परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 23। आगे हैं नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं? जबकि परमाणु द्रव्यमान N = 14 या H = 1 और O = 16 ले सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10⁻10⁻³ हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो कितने मोल होते हैं? जब इसको निकालिएगा तो कितना आएगा ये? तो ये आएगा आपका ये 0.255। आगे हैं किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 इंटू 10⁻23 कण शामिल हैं। यदि CO2 में 3.0115 10⁻23 कण मौजूद हैं तो CO2 के अणु की संख्या है। तो अणु की संख्या इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। आगे हैं SO2 के 6.6 मोल में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद हैं इसमें? तो ये होते हैं 3.613 इंटू 10⁻22 परमाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे हैं KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो कितने होते हैं इसमें? ये होते हैं 3.01 इंटू 10⁻23 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है ये? तो ये होते हैं 440। आगे हैं एवोगाड्रो की संख्या Na 6.02 इंटू 10⁻23 मोल है। तो किसी त्रिपरमाणु गैस का 0.1 मोल है। परमाणु की संख्या क्या है? परमाणु की संख्या इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻22 हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है? तो कितना हो जाएगा इसका? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1.6 ग्राम। आगे कार्बन का परमाणु
कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 4 हैं। बताइए कि प्रत्येक तत्व के 1 मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होगी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगा। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये 15 मोल हो जाएगा। 64 नंबर है 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये 3 हो जाएगा। आगे हैं हीलियम He के 52 किलोग्राम में खाली जगह अणु उपस्थित होते हैं। तो कितने अणु उपस्थित होते हैं इसमें, तो ये होते हैं 13 होते हैं। आगे हैं एवोगैड्रो संख्या द्वारा निरूपित की जाती है। किससे निरूपित की जाती है ये, तो ये की जाती है Na से। आगे हैं वर्जिलियस की परिकल्पना यानी तत्वों का प्रतीक। 97 नंबर है निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। किस में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो ये होते हैं आपका लोहा में। आगे हैं निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जा सकता है। तो किसने कहा था ये, तो ये जो कहा था ब्रेजिलियस ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा खाली जगह में लिखा जाता है। तो हमेशा किस में लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है आपका बड़े अक्षर में लिखा जाता है। आगे धातु, अधातु और उपधातु, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है, इनमें से कौन सा है, तो ये है आपका सी। आगे है निम्न तत्वों में से अर्धधातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है। इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा अधातुएं प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंद बनाती है। इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं धातुएं प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन से दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो कौन सा है ये, तो ये आपका हो जाएगा तन्यता। आगे धातु का एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो किस प्रकार का होता है ये, तो ये होते हैं वक्र के रूप में। आगे धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्तर यानी फाइल बनाने में आसान होता है, तो किसके गुण के कारण, तो ये आघातवर्धीय तन्यता के गुण के कारण। आगे निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है, इनमें से कौन सा धातु के बारे में गलत है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये हो जाएगा गलत। आगे हैं धातु अपनी वास्तविक स्थिति में खाली जगह विद्यमान होते हैं। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में क्या विद्यमान होते हैं, तो ये होते हैं आपका गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 109 नंबर है निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका उपधातु जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। आगे धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये हो जाएगा सभी धातु यानी पारे को छोड़कर तरल में हैं और मुलायम है, तो ये हो जाएगा इसका गलत यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 111 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम्य या लचीला है, तो कौन सा धातु सबसे लचीला है, तो ये होता है Ag यानी कि एल्युमिनियम, Ag 112 नंबर है लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है, तो ये मिलाया जाता है कार्बन।
कार्बन मिलाया जाता है। आगे है खाली जगह सबसे नमनीय या तन्यशील धातु है, कौन सा है इसमें से, तो ये है आपका ये Au। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो कौन सा होता है, तो ये होते हैं आपका गैलियम। 115 नंबर है, एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसमें उसकी सतह चकदार होते हैं, तो कौन सा होते हैं, तो ये होते हैं आपका तात्विक चमक, धात्विक चमक। आगे है धातु आघातवर्धनीय और कोमल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि धातु के परमाणुओं की परत एक दूसरे पर फिसल सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें चपटा किया जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहा जाता है। इनमें से कौन सा आघातवर्धनीयता का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये इंडियम पन्नी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं ये बेसिक होते हैं। आगे हैं अधातु कक्षीय ताप पर तरल होते हैं, अधातु कक्षीय ताप पर तरल होते हैं, तो कौन सा धातु, तो ये जो होते हैं ब्रोमीन। आगे सौर पैनल में निम्न में से कौन सा धातु प्रयुक्त होते हैं, तो कौन सा धातु प्रयुक्त होते हैं, तो ये सिलिकॉन होते हैं। आगे अधातुओं के ऑक्साइड प्राकृतिक में खाली जगह होते हैं, क्या होते हैं ये जो होते हैं अम्लीय होते हैं। आगे निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है, तो किसका, तो ये Ga और As का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं खाली जगह को विद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित आयन बनाते हैं, तो कौन सा धातु है इसमें, तो ये है आपका अधातुओं को विद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है। आगे हैं अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य सत्य नहीं है, कौन सा विकल्प सामान्य सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा चालक। आगे धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ढीले आवंटित खाली जगह होते हैं, तो कौन सा, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आगे निम्न में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये अधातुएं धनायन बनाती है। आगे मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां। 127 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन कर सकता है, कौन कर सकता है, तो ये अमोनियम क्लोराइड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वापातन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये बर्फ। आगे है निम्न में से कौन सी विधि जल को पांकिल जल से अलग करेगी, तो कौन सा करेगा, तो ये करेगा निस्यंदन करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे जल संशोधन में कौन सा प्रक्रिया की प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है विपरीत प्रासरण को। आगे है विलवैकरण या डिसाइलेशन क्या है, ये क्या होता है, ये जो होते हैं यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विद्युत अपघटन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, तो कौन सा, तो ये तेल और पानी को। आगे समुद्र के पानी के अलवीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से एक है, तो ये कौन सा है, तो ये है आपका आस्वान है। आगे हैं NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है, तो ये ऊर्ध्वापतन का विधि का उपयोग किया जा सकता है। अब है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो कौन सा कारक, तो ये करता है आपका नमी। आगे है खाली जगह एक सतह की घटना है, कौन सा, तो ये है आपका वाष्पीकरण की। आगे है
तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये वाष्पीकरण कहा जाता है। आगे है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये क्या क्या होता है? ये होता है आपका उद्ध्वरपातन। आगे, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिमीकरण कहा जाता है। आगे है विलयन। हाइड्रोक्साइड आयनों की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है विलयन उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, CuCl2 विलयन का रंग खाली जगह होता है। तो किस प्रकार का होता है? ये होता है नीला और हरा, नीला हरा। आगे, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? तो ये क्या था? ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आगे है, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है विलयन कहा जाता है। आगे, विलय और विलायक के समांग मिश्रण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विलयन। आगे है, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 47 ग्राम लवण मात्रा है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। तो इसका गणना कितना हो जाएगा अगर निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 12.8%। 12.8%। आगे हैं, एक द्रव्य 49 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है। द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। इसका कितना अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 13.28%। आगे है, 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का द्रव्यमान खाली जगह होगा। तो कितना हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका 25%। आगे है, एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10.11%। अब है अपरूपता। 150 नंबर है, फुलरीन में खाली जगह कार्बन परमाणु होते हैं। तो कितने होते हैं? ये जो होते हैं 60 होते हैं। आगे हैं, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये जो कहलाते हैं अपरूपता कहलाता है। आगे, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इनमें से कौन सा है? तो ये आपका हीरा है। आगे है, अनुद्रव्यमान या भार। पानी का 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? पानी का 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 90 यूनिट। आगे, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान खाली जगह होता है। तो कितना होता है? ये 106। आगे, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो कितना होगा ये? तो ये 16.8 ग्राम। आगे, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में खाली जगह खोज की थी। इन्होंने क्या खोज किया था? तो ये किया था नाइट्रोजन की खोज किया था। आगे हैं, CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान है। इसका सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 74 U। आगे, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्य एक परमाणु के संबंध में पाए गए। तो कितना पाए गए हैं ये? तो ये पाए गए हैं C12। आगे, नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनियम का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 17। आगे, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किस तत्व के साथ की जाती है? तो ये हाइड्रोजन की। आगे हैं, CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 56।
कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान खाली जगह है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 म्यू हो जाएगा। आगे है CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें, तो इसका कितना हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 म्यू। आगे खाली जगह H2SO4 का आणविक द्रव्यमान है, तो कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 18 म्यू। अब है दूसरा चैप्टर इसका परमाणु संरचना। इस चैप्टर का पहला जो है परमाणु और उनके मूल घटक। एक नंबर है सामान्यतः परमाणु के नाभिक में खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं नाभिक में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। आगे है खाली जगह विद्युतीय तटस्थीय और कमजोर सूक्ष्म अणु पर परस्पर प्रभाव है, तो ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं न्यूट्रॉनों की। आगे रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकीर्णन के फलस्वरूप की खोज हुई, क्या खोज हुई थी ये, तो ये जो हुआ था ये परमाणु नाभिक। आगे इलेक्ट्रॉनों के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये पॉजिट्रॉन कहा जाता है, पॉजिट्रॉन। आगे है 5 नंबर में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं ये नेट आवेश के साथ एक उप परमाणुविक कण जो ऋणात्मक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है जे जेडविक ने किस उप परमाणुविक कण की खोज की थी, तो किसकी खोज किया था ये, तो ये न्यूट्रॉन की खोज किया था। आगे हैं किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो ये जो किया गया था ये जे थॉमसन को किया गया था। आगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये जो किया था ये जे थॉमसन ने किया था। आगे हैं 9 नंबर में निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है, तो ये प्रोटॉन में। आगे हैं जिन उप परमाणु कणों से सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो ये प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर में एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये कितना होता है ये, तो ये जो होते हैं 1.6 × 10 से लेकर 19 C तक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 - 19 C होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सभी खाली जगह परमाणुओं में मौजूद होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका H। आगे कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये, तो ये हो जाएगा जीनॉन। 14 नंबर है प्रोटॉन में खाली जगह धनात्मक आवेश होते हैं, तो कितने होते हैं ये, तो ये जो होते हैं ये 1.6 × 10⁻19 C होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब है परमाणु मॉडल। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, तो ये जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। आगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल खाली जगह का वर्णन नहीं करता है, किसका वर्णन नहीं करता है ये, तो ये नहीं करता है परमाणु के अस्थायित्व का नहीं करता है। 17 नंबर में रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खाली जगह पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस पर प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो ये स्वर्ण के। आगे रदरफोर्ड के अल्फा कण के परिकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई, तो ये किसकी खोज हुई है, ये परमाणु में नाभिक की। आगे हैं बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन के अवशोषित करता है, तो ये क्या करता है ये, तो यह
अगले बाहरी कक्षा में जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? तो किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। आगे है, इनमें से किसी नाभिक के भौतिक का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ये ई रदरफोर्ड को माना जाता है। आगे है, परमाणु कक्षा या ऊर्जा स्तर। किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये 2n² से 23 नंबर है, m कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? m कक्षा में शामिल होने वाले? तो ये 18। आगे n कोष में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये इसमें होते हैं 32। आगे तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या खाली जगह होते हैं, तो कितने होते हैं इसमें? तो इसमें जो होते हैं 18 होते हैं। 26 नंबर है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो किस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो ये 3 होते हैं। आगे ऊर्जा के चतुर्थ स्तर पर समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है, तो कितने होते हैं? तो ये 32 होते हैं। आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितने होते हैं? तो ये 2 होते हैं। आगे है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को खाली जगह कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संयोजक इलेक्ट्रॉन। आगे हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो ये 8 होते हैं। आगे हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, यह किस समूह के तत्व हैं? ये किस समूह के तत्व हो जाएंगे ये? तो ये 18वें समूह के। आगे हैं, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरस का। आगे उन 3 तत्वों का नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन सा हो जाएंगे इसमें से? तो ये हो जाएंगे आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, यदि क्रिप्टॉन की संख्या परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, 8, 18 और 8। आगे एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो तत्व का नाम है, उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। आगे मैग्नीशियम का परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण खाली जगह होते हैं, तो कितने होते हैं? तो ये 2, 8, 2 का। 37 नंबर है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 और 6। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर 2 और 6। 39 नंबर है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उस संयोजकता खाली जगह होते हैं। उसकी संयोजकता कितने होते हैं? उसकी संयोजकता जो होते हैं वो 0 होते हैं। आगे समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है, निम्न तत्वों में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होते हैं? तो ये जो होते हैं ये होते हैं कैल्शियम में। आगे खाली जगह में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, किसमें होते हैं? पूरी तरह भरी होती है, तो ये जीनोन में। आगे पहले आवर्त में दोनों तत्व के खाली जगह में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होते हैं ये? तो ये के कोष में। आगे हैं, परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व की समान विशेषता रखेगा, तो ये कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका 35। आगे खाली जगह के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस में होते हैं ये? तो ये जो होते हैं ये धातु में होते हैं। आगे हैं,
सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली जगह में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं। तो किस में होते हैं ये? तो ये होते हैं आपका AS और BI में। आगे है खाली जगह तत्व की बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की साथ 3 कक्षाएं होती है। तो किस में? तो ये जो होते हैं तो ये आर्गन में होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 48 नंबर है अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा यानी सेल में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने होते हैं ये? तो ये जो होते हैं 5, 6, 7 और 8 होते हैं। 49 नंबर है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसमें होते हैं ये? तो ये जो होते हैं आर्गन में होते हैं। आगे यदि तत्व A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s1 और 1 2s², 2s², 2p², 3s², 3p4 है तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र होगा। इसका क्या हो जाएगा सूत्र? ये हो जाएगा आपका A2B यानी सोडियम सल्फाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। 51 नंबर है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कितने होते हैं ये? तो ये जो होते हैं 2 होते हैं। आगे नीचे दिए गए तत्वों में से खाली जगह आकार में सबसे छोटे होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये Al3+। आगे है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान करें। ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2, 8 और 3। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगा? इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आगे है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा? इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। आगे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो इसकी प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 15। 58 नंबर है निम्नलिखित में से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है 2, 8, 3 है तो इसमें से कौन सा तत्व हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। आगे है निम्नलिखित परमाणु के बाहरी आवरण में खाली जगह इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? तो सही वितरण कौन सा हो जाएगा? तो 2, 8 और 3। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s², 2s², 2p6, 3s², 3pq है। आवर्त सारणी में इस तत्व को ठीक नीचे तत्व के परमाणु संख्या क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। आगे है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है तो तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। आगे है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है तो तत्व का नाम बताइए। उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम हो जाएगा। आगे है रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A नंबर में जो दिया है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्लोरीन। अब आगे है हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता के एक कण की स्थिति को क्या होगा इसमें? तो ये हो जाएगा आपका घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतरिष्टीय है। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। अब है रासायनिक बंधन या संयोजकता। एक नंबर है निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? इनमें से किस में होते हैं? तो ये फ्लोरीन में। आगे N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या खाली जगह होते हैं तो कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं ये 6 होते हैं।
3 नंबर है निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है, तो किस में होते हैं, तो ये Al में, एल्युमिनियम में। 4 नंबर है कार्बनिक कार्बन यौगिक का गलनांक आयनिक यौगिक की तुलना में कम क्यों होता है, कम क्यों होता है, तो क्यों अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं समूह 17 के तत्वों की संयोजकता खाली जगह होगी, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1। आगे नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है, तो कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका L। आगे है सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर। आगे नाइट्रोजन अणु के निर्माण में शामिल सहसंयोजी बंधों की संख्या कितनी होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। आगे है प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के सभी अणुओं के साथ कुल कितने नाइट्रोजन की साझेदारी की जाती है, कितने साझेदारी की जाती है, तो ये टोटल 8 का। आगे है कार्बन परमाणु की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं इसमें, तो ये होते हैं आपका 4। आगे है कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन सही व्याख्या करता है, तो कौन सा करता है, तो ये कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को प्रबलता से पकड़कर रखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है कार्बन यौगिक में आमतौर पर खाली जगह नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, तो ये आयनिक बंध। आगे हैं निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं, किस में होते हैं, तो ये CH4 में। आगे कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, तो कौन सा करता है, तो ये C और G। आगे 15 नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड अणु के एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है, तो कितने की जाती है, तो ये की जाती है 2 की। आगे निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, तो ये CO2। आगे निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले व चयन कीजिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका N। निम्न में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होंगे, इनमें से कौन सा संयोजी बंध नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 19 नंबर है निम्न में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन या कार्बन एकल आबंध होते हैं, तो किस में होते हैं, तो ये होते हैं आपका एथेन में। आगे साइक्लोहेक्सेन में सी बंध और CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल खाली जगह सहसंयोजी बंध होते हैं, तो कितने होते हैं ये, तो ये होते हैं 6, 12 और 8 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंधन और एकल बंधन दोनों बना सकते हैं, तो कौन सा, तो ये हो जाएंगे आपका O। 22 नंबर है आयनिक यौगिक के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपका धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने के वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो कौन सा, तो ये निभाते हैं बृहत्तम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 24 नंबर है बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या खाली जगह होते हैं, तो कितने होते हैं, तो ये जो होते हैं 3 होते हैं। आगे इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वांटनांक सर्वाधिक है, किसकी होती हैं सबसे ज़्यादा, तो ये CaCl2 का। आगे इनमें से किन 2 तत्वों में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो किसमें होते हैं, तो ये N और C में। आगे हैं निम्न में से किस यौगिक में 7 संयोजकता आबंध होते हैं, तो किसमें होते हैं ये, तो ये इथेन में। आगे हैं खाली जगह की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वांटनांक अत्यधिक होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं, तो ये जो होते हैं
ये प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण के भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है विद्युत संयोजी यौगिक खाली जगह में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो किस में करते हैं ये? तो ये गलित अवस्था में। आगे है निम्न में से आयनिक यौगिक का गुण कौन सा है? तो कौन सा है ये? तो ये इनका गलनांक और क्वांटनांक उच्च होता है। 31 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कम गलनांक और क्वांटनांक। आगे है ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये 4 होते हैं। आगे है बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। तो क्या होते हैं ये? तो ये जो होते हैं बहुत कमजोर होते हैं। आगे आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत खाली जगह द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं ये? तो ये जुड़े होते हैं विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बेंजीन में 6 और आबंध के संख्या कितनी होते हैं? बेंजीन में 6 और आबंध की संख्या कितने होते हैं? तो ये जो होते हैं ये 12 और 3 का। आगे NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितने हैं? इसकी ये संयोजकता कितने हैं? तो ये है 3। आगे निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन है? त्रिसंयोजक तत्व कौन से हैं? तो ये बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम यानी कि ये सभी हैं। आगे हैं फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं। आगे NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? तो ये 15 होते हैं। आगे हैं यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ये Al2O3। आगे हैं Al2O3 में एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता क्या है? तो ये हो जाएंगे 3। आगे हैं एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व A की संयोजकता क्या है? तो इसकी तत्व A की संयोजकता क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये 4 होते हैं। आगे प्राय धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है, तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं 1, 2 और 3 की। आगे किसी तत्व की संयोजकता शक्ति यानी क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है ये? तो ये कहलाता है संयोजकता। आगे क्योंकि कार्बन चतुर्थ संयोजक होने के कारण और उसके संयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन खाली जगह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो ये श्रृंखला बंधन दर्शाता है। आगे सहसंयोजी यौगिक खाली जगह इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं और यह गलनांक और क्वांटनांक निम्न होता है। तो इसका राइट हो जाएगा बी नंबर। आगे सहसंयोजिक बंध 2 अणुओं के बीच खाली जगह द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? तो ये प्रोटॉन के अंतरण के। आगे क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो ये 1 होते हैं। आगे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? इसकी संयोजकता क्या होगी? +2 होगा। आगे है ऑक्सीजन का सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता खाली जगह है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 4। आगे तत्व X चतुर्थ संयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक हैं। इन 2 तत्वों द्वारा बना यौगिक खाली जगह होगा। इसका बना यौगिक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका XY2। 53 नंबर है लिथियम नाइट्रेट का सूत्र है। लिथियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? ये Li3N। आगे है गलत मिलान चयन करें, इनमें से कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का 1। आगे है खाली जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 6। परिवर्तनीय संयोजकता खाली जगह दर्शाता है, तो ये कौन दर्शाता है? तो ये समूह तत्वों से दर्शाते हैं। आगे है 57 नंबर में सहसंयोजिक बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वांटनांक बिंदु होते हैं,
क्योंकि क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल कमज़ोर होते हैं इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंद खाली जगह होते हैं, तो क्या होते हैं? बहुत कमज़ोर। संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं खाली जगह मौजूद होते हैं, तो किसमें होते हैं? तो ये परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? तो कौन सा है? तो ये इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। तो